अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स का इंतखाबी दौरा लगातार जारी है और इस वक्त हम बिहार के किशनगंज में हैं। सीमांचल इस वक्त हिंदुस्तान और दुनिया भर में मशहूर है और हर जगह जहां एनडीए और महागठबंधन में लड़ाई है, लेकिन सीमांचल की लड़ाई से रुखी बन चुकी है क्योंकि एनडीए और महागठबंधन के साथ यहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी बहुत मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बहुत मजबूत दावेदारी थी और विधानसभा चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एनडीए और आरजेडी गठबंधन दोनों को ज़बरदस्त टक्कर दे रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ मजलिस की अच्छी खासी सीटें निकल सकती है। इस वक्त हमारे साथ है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के सदर जनाब अख्तरुल इमान। वो खुद किशनगंज में और पूर्णिया में अमौर विधानसभा हल्का है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आज दिन भर हम उनके साथ हैं और हम आपको दिखाएंगे आगे चल करके कि किस तरह वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसी उनकी सभाएं हो रही है। लेकिन इससे पहले हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि क्या है यहाँ का माहौल। अमौर विधानसभा में आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया, इससे पहले आप 2019 का लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अचानक लड़ने का फैसला कैसे हुआ? देखिए, बात तो यही है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में शिकस्त के बाद मैंने फैसला किया था कि आइंदा फिर 5 साल के बाद ही मैं इलेक्शन लड़ूंगा। यही वजह है कि कोचाधामन की जो सीट थी हमारी, उस पर हमने फरवरी में ही जनाब इजहार रस्मी साहब को कह दिया कि भाई आप तैयारी करो, मैं इलेक्शन यहाँ से नहीं लड़ूंगा। लेकिन अमौर बैसा के हमारे मोहसिनों की एक बड़ी जमात, यहाँ के ज़िम्मेदारों की एक बड़ी जमात, हत्ता के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से जो लोग ख़ुद उम्मीदवार बन रहे थे, उनकी भी यह तमन्ना थी कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। इनकी एक बड़ी जमीयत ने मुख्तलिफ वफूद मेरे पास आए और 41 पंचायत की नुमाइंदगी मेरे घर पर कर दी कि साहब आपको यहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। आपके सारे नुमाइंदे जो इस वक्त दावेदारी पेश कर रहे हैं, सभी लोग बेहतर हैं, कोई एक नहीं ऐसा नहीं है कि जो मौजूदा वक्त के एमएलए से बेहतर नहीं हो, बल्कि आपके जितने भी उम्मीदवार बने हुए हैं वो सब के सामने में बोना है कांग्रेस का लीडर। लेकिन आवाम का एक मिजाज है, कांग्रेस का बरसों का एक वो रहा, तो कहा कि आपका आना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो फिर इन बुज़ुर्गों के हुक्म पर, अपने मोहसिनों की ईमा पर और हमारे जो उम्मीदवार बने हुए थे उन तमाम तर लोगों की रजामंदी के बाद मैं यहाँ से उम्मीदवार पार्टी की तरफ से बना गया। पार्टी का हुक्म भी था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, जिसकी वजह से हमने फैसला किया है। आपके सामने जो उम्मीदवार है वो अब्दुल जलील मस्तान है, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, 35 सालों से मिले हैं। दूसरी तरफ जेडीयू के सबा जफ़र है। तो क्या आपको लगता है कि उन दोनों को आप टक्कर दे पाएंगे या उनके रहते हुए आप ये सीट निकाल लेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा वक्त की जो फ़िज़ा है हम उनको टक्कर दे पाएंगे, अब ये सवाल बाकी नहीं रहा, बल्कि वो दोनों अपने आपस में टकरा रहे हैं और हमने बहुत आगे का सफ़र उनसे तय कर लिया है। तो लड़ाई आपके अब्दुल जलील मस्तान से है या सबा जफ़र से? अब इन दोनों से हमने आगे बना लिया है अपना मकाम और अब मेरी लड़ाई सिर्फ अमौर बैसा की पसमानदगी के खिलाफ। अकेले आप इस लड़ाई में हैं, दोनों पीछे जा चुके हैं? यकीनन वो दोनों अब दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौजूदा वक्त का जो मिजाज है आवाम का, अल्लाह करे ये बरकरार रहे, तो इंशाअल्लाह उन दोनों से बहुत आगे की दूरी हमने तय कर ली। आपसे लोगों को तवक्को थी, आपके कार्यकर्ता को पूरे बिहार में, तो हमारे यहाँ चुनाव का प्रसार करने आएंगे, तशहीर करने आएंगे, लेकिन आप यहाँ लड़ने की वजह से ही महदूद होकर रह गए। हाँ, ऐसा तो ज़रूर है, ऐसा ज़रूर है, लेकिन मेरी मरकज़ी क़यादत का यह फ़ैसला था कि आप इलेक्शन लड़ें। मैंने अपने मरकज़ी कायद जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब से कहा था कि मैं इलेक्शन न लड़ूँ और पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ाऊँ। उनका हुक्म हुआ कि नहीं, इमामत के बगैर जमात बाकी नहीं रहती है ना, असम्बली के अंदर भी इमामत की ज़रूरत है, आप इलेक्शन लड़िए। मैंने अपने सदर या अपने अमीर के हुक्म की अताअत की है। मजलिस के जो टिकट की तकसीम हुई है तो उसको लेकर काफ़ी चेमीगोइयाँ हुई कि जो लोग पुराने वर्कर थे, काम काज कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और जो कुछ लोग नए आए उनको टिकट दे दिया गया, कुछ लोगों को पैराशूट से टिकट देकर भेज दिया गया, जैसा कि कांग्रेस, आरजेडी और दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगता रहा है। नहीं, देखिए, दरअसल मामला है कि कांग्रेस और आरजेडी तो बहुत पुरानी कदीम तरीन पार्टियाँ हैं, लेकिन हमारी तो 5 साल मुद्दत है यहाँ पर। इस दरमियान में जो हालात आज के दिन बने, भले ही लोग शिकवा और शिकायत का एक पहलू उसमें तलाश कर लें, लेकिन हम समझेंगे कि मेरी पार्टी की मकबूलियत और महबूबियत का ये राज था कि हमारे लिए कल तक इसी अमौर विधानसभा में, जहाँ हमें एक नुमाइंदा नहीं मिल पा रहा था, दर्जनों लोग उम्मीदवार थे, उसी तरह से बिहार के बेशतर हिस्सों में कुछ उम्मीदवार बढ़ चढ़ कर आए, तो हम लोगों ने पार्टी का सर्वे कराया। जाहिर है दूसरी पार्टियों से भी जो लोग आए टूट कर हमारे यहाँ, कुछ मुद्दत उसने मेंबरशिप इख्तियार की, उसने अहदनामे पढ़े कि साहब हम जो MIM का नसबुल ऐन है, हम पुरानी वो सियासत जो है मुनाफिकाना, उससे हट कर हम इस पाकीज़ा सियासत के साथ रहेंगे। तो पार्टी ने उसको अपने आगोश में लिया और हमने वैसे नहीं किया, बल्कि बाज़ाब्ता उसके लिए सर्वे कराया और सर्वे की बुनियाद पर हम लोगों ने फैसला किया। मुमकिन है 1-2 जगह सही भी हो सकता है
है ना। लेकिन बेशतर जगहों पर हमारे जो फैसले हुए हैं मतलब बड़े इल्जाम मुनासिब ये हुए भी हैं। लगता रहा कि टिकट बेचा गया है, पैसे लेकर के दिया गया अब है। देखिए सभी अफवाहों पर और इल्ज़ाम लगाने वालों की हम लोग परवाह नहीं करते। अब क्या कहिएगा, जो लोग 5 साल तक मेरी पार्टी की पजीराई करते रहे, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पाकीज़ा सियासत की कस्में खाते रहे और टिकट न मिलने के बाद एकाएक वो बदल गए, तो अब उनके बारे में क्या कहिएगा। जिन लोगों ने अहदनामे पढ़े थे हमारे पास कि साहब पार्टी ने अगर टिकट दिया तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, न दिया तो बगावत नहीं करूंगा बल्कि पार्टी का सिपाही बनकर मैं काम करूंगा, इस अहदनामे के बावजूद भी लोग फिर गए, तो अब उन बेचारे लोगों की नाराज़गी है। नाराज़गी में लोग ज़रा सा कुछ आपे से बाहर हो जाते हैं, इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, लेकिन पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसूल व ज़वाबित की बुनियाद पर साले क़यादत की तरफ आगे कदम बढ़ा एक रही और है। वजह है कि आपने ऐलान किया था यानी बिहार ने कि 50 सीटों पर मजलिस चुनाव लड़ेगी, लेकिन आपकी पार्टी सिमट गई और ख़ासतौर से दूसरे इलाके वहाँ अपने कैंडिडेट बिल्कुल नहीं उठा रहे। देखिए मामला ये था कि मैं उस वक्त तनहा अपनी लड़ाई का आगाज़ किया था, बल्कि 50 नहीं उससे ज़ायद सीटों पर हमारी तैयारी थी, लेकिन एक हमारे ख़ास करके मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में जो हमारा सबसे बड़ा एरिया है और दलितों और पसमानदा तबक़ात में जिनमें हम काम करते हैं, सब की तरफ से एक बात थी कि साहब अकेला आप तनहा क्यों हैं, आपके साथ कोई क्यों नहीं है। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस को हम लोगों ने तश्कील दिया और दूसरे लोग जुड़कर हमारे सामने में आए, तो हमारी पेशानी पर जो दाग था कि हमारे साथ कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लिपट लिपट कर मेरे साथ आए। आप जान रहे हैं डीपी यादव साहब पुराने सेकुलर लीडर हैं, यादवों के दरमियान उससे तक कोई सेकुलर और बाउसूल लीडर नहीं रहा है। मरकज़ी क़यादत में भी कर्पूरी ठाकुर साहब के लिए जिसने अपनी सीट की कुर्बानी दे दी थी, एमएलए जीते थे और रिज़ाइन कर गए थे कर्पूरी ठाकुर साहब की तरफ, मरकज़ में रहे, बड़े दयानतदार वज़ीरों में शुमार हुआ और अपने सेकुलरिज़म से और अपने सोशलिस्ट नज़रियात से कभी उसने वो ज़र्रा बराबर भी रूगर्दानी नहीं करी, वो आज हमारे साथ है। अभी उपेंद्र कुशवाहा साहब ने भी बीजेपी के नज़रियात से नाइत्तफ़ाक़ी के बाद हमारे दरमियान में आए हैं, इस अहद व पैमाने के बाद कि हम उसमें नहीं जाएंगे, तो अब हमारा ग्रैंड अलायंस बना है। आपके अलायंस में बीएसपी शामिल है, मायावती की पार्टी, और अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, और इससे पहले भी बीजेपी को उनका सपोर्ट रहा है, सीए मामले में भी उन्होंने सपोर्ट किया था, और इसकी वजह से आवाम में आपके गठबंधन के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी भी देखी जा रही है कि उनको वोट करना एक तरह से बीजेपी को वोट करना जैसे एनडीए को। नहीं देखिए, दरअसल हम लोग मायावती कोशिश कर रहे हैं कि दलितों को और अक़लियतों को अगर इंसाफ दिलाना चाहते हो तो दलित और अक़लियत एक जगह हो जाओ, उसकी तरफ से उनकी तरफ से पहलू भी हम लोगों ने इस्तकबाल किया है। अगर उन्होंने ये कदम फिर से उठा लिया बीजेपी की तरफ तो अलायंस से बिल्कुल उनको अलग कर दिया जाएगा, ये पार्टी की पॉलिसी है। अभी तक तो कोई स्टैंड आप लोगों ने नहीं लिया है, उन्होंने ऐलान किया है। अभी ऐलान भी किया है तो उसकी तंबीह हुई होगी, हमारी मरकज़ी क़यादत ने ज़रूर की होगी और उनका कदम जैसा उठेगा उसके बाद फैसले की घड़ी आएगी। अलायंस के ताल्लुक से एक और बात यह रही कि एसडीपीआई भी एक सियासी पार्टी है, पप्पू यादव भी, इन लोगों ने भी आपसे अलायंस करने की कोशिश की, और ख़ासतौर पर एसडीपीआई की लीडरशिप का कहना है कि हमने बहुत कोशिश की कि मजलिस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं, ये बात गलत कहते हैं। स्टेट लेवल के उनके लीडरों से हमारी बात हुई और हमारी पार्टी की एक सीधी सी पॉलिसी ये रही है कि बिहार स्टेट की जो सियासी पार्टियां हैं उनसे अलायंस के ताल्लुक से गुफ्तगू करने के लिए हम पावर हैं, लेकिन बिहार से बाहर की जो पार्टियां हैं, जिस तरह से मायावती की पार्टी रही और दूसरी पार्टियां नहीं, उनके लिए एसडीपीआई भी चूँकि बिहार से बाहर की पार्टी है, मुस्लिम लीग का भी ताल्लुक बिहार से बाहर का है, तो मजलिस में बिहार से बाहर की पार्टी है। नहीं मजलिस ने, मैं आप बता लीजिए उस एतबार से नहीं, उनकी जो मरकज़ी क़यादत है, हमारी मरकज़ी क़यादत बिहार से बाहर की है, लेकिन मरकज़ी क़यादत ने हमें जो इख्तियार दिया बिहार के सदर होने की हैसियत से कि बिहार के अंदर की जो सियासी जमातें इलाकाई हैं उनसे अब बात करने के लिए एम्पावर हैं, लेकिन बिहार से बाहर की जो पार्टियाँ हैं उनसे बात करने के लिए हमारी मरकज़ी क़यादत से बात करनी पड़ेगी। तो हमने तमाम तर मामला उन लोगों से किया, मरकज़ी क़यादत से क्या बात हुई उन लोगों की, उसके बाद तो उन लोगों ने कोई इत्तला भी हमको नहीं दी कि हम वो नहीं करा सकते, इसका मामला मरकज़ी क़यादत को तय करना रिजल्ट था। आने के बाद अगर आपको कुछ सीटें आ जाती है आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को, तो एक तरफ एनडीए है वो सरकार बनाने की मुमकिन कोशिश में हो, या आरजेडी गठबंधन है, अगर उनको ज़रूरत पड़ी सपोर्ट की कुछ सीटों की, तो दोनों तरफ में आप किस तरफ जाएंगे? आप ये बताइए, मेरे बारे में अभी शक है कुछ सीटें आ जाएंगी? यकीनन कुछ सीटें आएंगी जनाब, और हमारा शुरू दिन से नज़बुल ऐन तय है, बीजेपी के खिलाफ जो भी महाज होगा हम उसका साथ रहेंगे। बीजेपी के खिलाफ जो भी महाज होगा हम मसरूत तौर पर हम उसका साथ देंगे। कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपके पूरे गठबंधन को? अब पूरे गठबंधन को हम तो समझते हैं कि भाई हम बेहतरीन मुजाहरा करेंगे। अभी आप लोग भले ही अखबार वाले लोग हैं, आप लोग महागठबंधन आप लोगों की ज़बान पर चढ़ा हुआ है, लेकिन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस हम लोगों ने फ्रंट बनाया है। ये मैं समझता हूँ कि आपके इलेक्शन के नतीजे की बुनियाद पर आप सिर्फ एनडीए को और महागठबंधन को नहीं, आप ग्रैंड अलायंस को भी याद रखेंगे। ये देखा जा रहा है कि आपका अपना अलायंस, मतलब अलायंस में आप सब लोग शामिल हैं, लेकिन एक दूसरे का बाहमी सपोर्ट नहीं है।
एक दूसरे के साथ मिलकर अब रैलियां सवाल नहीं ये कर रहे हैं। पैदा कई सीट ऐसी है जहां पर आपकी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं और आपके अलायंस में जो पार्टी शामिल है उनके भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुमकिन है, नहीं, कई कई जगह हमारा फ्रेंडली फाइट है, कई जगह हमारी फ्रेंडली फाइट जैसे है। छातापुर है, वहाँ नहीं आपके नहीं, भी- अब वो तयशुदा मामला है, फ्रेंडली फाइट है, वो इख्तलाफी वो नहीं है, वो तो ऐसा फ्रेंडली क्यों हुआ फाइट मतलब? है। नहीं, ये पार्टी का उसूल है, बहुत सारी पार्टियों में फ्रेंडली फाइट होती है कि साहब आप भी वहाँ। सीमांचल से बाहर आप लोग क्यों नहीं निकले, मिथिलांचल दूसरी जगहों पर? अच्छा भाई, सवाल ये पैदा होता है, हमारा आदमी गया में लड़ रहा तो सीमांचल से बाहर गया नहीं है क्या? हमारा आदमी पटने में लड़ रहा है, सीमांचल से बाहर नहीं है क्या? चूँकि एक बड़े अलायंस की खातिर, बड़े मकसद की खातिर छोटे मकसद की कुर्बानी होती है। अब जो हमारे एलाई पार्टनर्स थे उनके मुतालबात ज़्यादा थे, तो हम लोगों ने कुछ सुलह कर लिया। आप हमारी तबीयत मिजाज तो पहचानिए कि हम वसूलों के खातिर, आवाम के मफाद की खातिर कुर्बानी का क्या जज्बा हमारे दरमियान में है। 50 सीट का हमने ऐलान किया था, उससे ज़्यादा पर लड़ने की हमारी तैयारी थी, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए कि मौजूदा गठबंधन जिसने ठगबंधन का काम किया और एनडीए की खुली हुई मुनाफिकाना सियासत के पेश नज़र एक साले नज़रियात पर मबनी एक क़यादत उभरनी चाहिए। अब इसको हम सर्टिफिकेट तो अब नहीं दे सकते हैं, इसके लिए हमने कोशिश की है, कदम बढ़ाया है और अपने एलाई पार्टनर्स को हमने तरजीह दी है। हम पीछे हट करके भी उनको तरजीह दिया है, जो कि एक बड़ा मकसद है बिहार की आवाम के लिए, एक बड़े मकसद के खातिर कि बिहार की आवाम को मुनसिफाना क़यादत मिले और तमाम तर जातियों को, दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियतों को इंसाफ मिले, उसके लिए हमने एक महाज बनाया है। वो यही वजह कुर्बानी हमारी रही। एमआईएम को जिस नज़र से लोग देख रहे थे, आवाम में जितना जज्बा था, जब आपका अलायंस हुआ कुशवाहा के साथ और दूसरे लोगों के साथ, तो जज्बा थोड़ा सा सर्द पड़ गया, क्योंकि इन दोनों लोगों का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं रहा है भारतीय सियासत में। देखिए, मौजूदा वक्त हिंदुस्तानी जो सियासी मंजरनामा है, इसमें आपको कुछ न कुछ समझौता करके कहीं चलना पड़ेगा। आप तो एक तो ये है कि इस वक्त मुस्लिम अक़लियत को लीजिए आप, जो पूरे तौर पर निशाने में है फ़िरक़ा परस्तों के, वो अपनी क़यादत से घबरा रही है। दूसरे लोगों के लिए उतनी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने इलाके के और अपनी आबादियों के खातिर उन चीज़ों से कट के आप अगर कोई अलायंस बना रहे हैं तो उस अलायंस का इस्तक़बाल करना चाहिए, उसका इस्तक़बाल करना चाहिए। आप देखेंगे ना, अगर बिहार में जो बिहार और यूपी का जो पॉलिटिकल कल्चर रहा है, वो यही रहा है कि लोग जात पर और क्षेत्रीयवाद का नारा यहाँ पर है, जातिवाद और क्षेत्रवाद से बाहर नहीं निकल पाया है। बिहार में देखिए, तमाम तो जातियों के दरमियान में एक लीडरशिप उभर आ गई है, सिर्फ सिवाय मुस्लिम अक़लियत के इनकी कोई लीडरशिप उभर नहीं रही है। तो हम सिर्फ यही नहीं कि हम मफाद की सियासत कर रहे हैं, बल्कि हम एक क़यादत को खड़ी करने की भी एक कोशिश कर रहे हैं। एक क़यादत खड़ी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए अख्तरुल इमान साहब। बिहार चुनाव में एमआईएम की इस वक्त बड़ी अहमियत है, सीमांचल पर सबकी नज़र है और कई लोग इन पर इल्ज़ामात भी लगाते रहे, लेकिन ये पुराने सवालात हो चुके हैं कि आप वोट काट रहे हैं या बीजेपी को सपोर्ट करें। इसलिए इन सब सवालों को हमने नज़रअंदाज किया है। जो ज़रूरी बातें थी हमने पूछ ली और उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। जो आपके सवालात थे, हमारे व्यूवर्स के सवालात थे, उन्हें उनके जवाबात मिल जाएंगे। अख्तरुल इमान साहब अमौर विधानसभा में मुसलसल दिन रात मेहनत कर रहे हैं और किस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं उसकी कुछ झलकियाँ अब देख सकते हैं। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स सबसे पहले।